वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताता हूँ और इसके बाद में आगे चलते हैं और आपको खुद समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जब मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी सपोज मैंने एक सोल्यूशन लिया, उसमें मैंने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, वहाँ पे जितने भी आयन्स बनेंगे उन सब की जो कंडक्टेंस होगी, कंडक्टिंग पावर जो होगा उनका, उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का, उसी सोल्यूशन में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का कंडक्टेंस देखूं तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस आती है ड्यू टू आयन्स। अब देखो, अगर मैं इस सोल्यूशन को, यानी इसका वॉल्यूम सपोज इतना है, इसमें और मैं सॉल्वेंट डालूंगा, आयन्स इतने ही रखूँगा, इलेक्ट्रोलाइट इतना ही रखूँगा, लेकिन सॉल्वेंट डाल के मैं इसको डाइल्यूट कर दूँगा, तो डाइल्यूशन बढ़ा दूँगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ये आयन्स फैल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इन आयन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगे और इससे जो ओवरऑल कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी। या मैं बोलूँगा इस एक मोल आयन्स की जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी। क्लियर? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, या मैं बोलूँगा मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयन्स है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयन्स दूर दूर हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन्स इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की कंडक्टेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। तो मैं कह सकता हूँ 10 ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ठीक है, यानी आयन्स दूर दूर हो रहे हैं, उससे मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रही है, लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कापा वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्या ये कंडक्टेंस हर जगह डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो इसको हम आगे समझेंगे। अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टेंस की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन के साथ, यानी डाइल्यूशन करने से या कंसंट्रेशन कम करने से मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जितना डाइल्यूशन करेंगे उतना मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। एक रहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और दूसरा रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स में देखेंगे इनमें कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है और किस स्पीड से बढ़ती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में फॉर एग्जांपल मैं लूँगा HCl और KCl, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं पानी में या सॉल्वेंट में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लूँगा मैं CH3COH यानी एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट वाटर में नहीं होते। देखो, अगर मैं डाइल्यूशन कर दूंगा तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और ये मोलर कंडक्टेंस एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच सकती है ना। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा ऐसा जहाँ पे ये मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। उस मैक्सिमम कंडक्टेंस को मैं कह सकता हूँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, या उसे हम और एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है वो डाइल्यूशन जहाँ पे कंडक्टेंस मैक्सिमम हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट करो, इसका मतलब जहाँ पे आपकी मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे उसका आ जाए, उस कंडक्टेंस को हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। यानी लैम्डा m सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट 0। तो यह आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ये जो मोलर कंडक्टेंस है और इसका जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। यानी इसमें ये मोलर कंडक्टेंस अलग अलग बिहेवियर दिखाती है। मोलर कंडक्टेंस का बिहेवियर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग होता है।
अब ये बिहेवियर कैसे अलग है ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। देखो, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, उसका ग्राफ ऐसे आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतनी कंसंट्रेशन है, इतनी कंसंट्रेशन, तो इसका मोलर कंडक्टेंस इतना आ रहा है। अगर मैं कंसंट्रेशन कम करता जाऊँ, यानी इधर जाऊँ लेफ्ट की तरफ, तो इसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लो हमने इस कंसंट्रेशन तक हमने इसकी मोलर कंडक्टेंस चेक की। अब हमें देखना है कि जीरो पे कितना आएगा, जीरो कंसंट्रेशन पे। हम इस ग्राफ को यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं यहाँ तक। और ये जो पॉइंट है, इट इज़ जीरो कंसंट्रेशन, या मैं इसको बोल सकता हूँ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। समझ में आ रही है बात? सो this graph can be extrapolated to get exact value of exact value of molar conductance at zero concentration. समझ में आया ना? of molar conductance at zero concentration. और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये ओबे करते हैं एक इक्वेशन, जिससे हमने ये ग्राफ बनाया है। उस इक्वेशन को हम कहते हैं कोहलरॉश's एम्पेरिकल इक्वेशन। वो इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इक्वेशन ये है कोहलरॉश's एम्पेरिकल इक्वेशन। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी इंटू अंडर रूट सी। अब सी जो है, ये तो हमें मालूम है, ये कंसंट्रेशन है, ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी। ठीक है, सपोज सी। और ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और बी जो है, ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक, इसे हम के एच से भी दिखाते हैं, के एच से भी दिखाते हैं। और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोहलरॉश's कांस्टेंट। ये बात याद रखना, ये बी जो है कांस्टेंट है। ठीक, ये डिबे-हुक्कल ओनसागर इक्वेशन का एक मॉडिफिकेशन है। इसको आप सिंपली डिबे-हुक्कल ओनसागर इक्वेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये वाला इक्वेशन, तो आपको ये आगे एक इक्वेशन मिलेगा इसी के जैसा, जिसे हम कहते हैं डिबे-हुक्कल ओनसागर इक्वेशन। और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम दो कांस्टेंट लेते हैं इसके बदले में। ठीक है, बस थोड़ा सा ही फर्क है इसमें। अब इसके बाद में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका ग्राफ कैसे आता है? देखो, अगर हम इसका मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ लेंगे, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन इतना था तो कंडक्टेंस भी इतना। जब हम कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं ना, तो इसका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ते जाता है। लेकिन इसका जो कंडक्टेंस है वो फास्ट बढ़ता जाता है विद डाइल्यूशन। और इस फास्ट बढ़ने के साथ साथ में इसका जो ग्राफ है वो कुछ लीनियर नहीं चलता, वो ऐसा पैराबोलिक ग्राफ आता है। तो इसमें हम इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। और जहाँ पे हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिटरमाइन या ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे लीनियर नहीं चल रहा। इसका स्टडी ग्राफ नहीं है। जिस तरह कोई स्टूडेंट रहता है, वो कंसिस्टेंटली फर्स्ट आ रहा है या 90% आ रहा है, फिर अगले साल 95%, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो 98% ला सकता है। लेकिन अब वो एक दूसरा लड़का है जिसका पता ही नहीं कि वो कभी कम तो कभी ज़्यादा, तो उसका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसका भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अचानक इंक्रीज़ होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन से फास्ट इंक्रीज़ होती है मोलर कंडक्टेंस, फास्ट इंक्रीज़। और इसका रीज़न क्या है ये भी बताऊँगा मैं। अब हमने ये देखा कि इसका ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका जो मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो वैल्यू है, वो हम एग्जैक्टली डिटरमाइन या ऑब्टेन नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो वैल्यू है इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, या ऑब्टेन कर सकते हैं, या डिटरमाइन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है? वो है कोहलरॉश's लॉ, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है कि
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये लॉ ओबे नहीं करते, या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है। देखो, इस डिफरेंस का जो कारण है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयॉन्स रहते हैं वो ऑलरेडी फॉर्म रहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब रहता है कि जिसमें ऑलरेडी आयॉन्स हों, जो ही हम उसको पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है। लेकिन ये जो आयॉन्स है ये नज़दीक नज़दीक रहते हैं। जब हम इसमें डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन क्या होता है, ये आयॉन्स जो है ना, ये पॉजिटिव आयॉन है या नेगेटिव आयॉन है, ये दूर दूर हो जाते हैं और इनमें जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाता है, क्योंकि आयॉन्स दूर दूर हो गए तो सेपरेशन बढ़ गई, तो इंटर आयॉनिक जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई और इंटर आयॉनिक जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो गई। तो इसकी वजह से ये ईजीली मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स अपोजिटली चार्जड इलेक्ट्रोड्स, तो उससे कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती है, बल्कि डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड या आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड जो स्पीशीज रहती हैं वो रहती है इक्विलिब्रियम में। यानी जो आयॉन्स बनते भी हैं, जो मॉलिक्यूल टूटता भी है, वो वापस जुड़ जाता है, यानी वहाँ पे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है, या मैं बोलूँगा इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है। क्लियर? अब अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है तो डाइल्यूशन से क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो डाइल्यूशन से क्या होता है? डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होती है, यानी नंबर ऑफ आयॉन्स बढ़ जाते हैं, डिसोसिएशन बढ़ जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या रहता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दिखाते हैं हम अल्फा से। इसका मतलब रहता है टोटल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन विच एग्जिस्ट्स इन इलेक्ट्रोलिटिक फॉर्म या इन आयन, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ आयॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला उसमें से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होकर आयॉन्स बन गया है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं कंडक्टेंस की टर्म्स में बोलूँगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब रहता है कि नंबर ऑफ आयॉन्स फॉर्म्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कंडक्टेंस की फॉर्म में कि मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्योंकि जितने आयॉन ज़्यादा डिसोसिएट होंगे उतना कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर कम आयॉन डिसोसिएट हुए तो हम वहाँ पे जो भी कंडक्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C। अब अगर 100% हुए तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आयॉन्स, यानी कितने डिसोसिएट हुए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आयॉन, इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है? अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैंने कहा वो डाइल्यूशन जहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलता है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट मतलब मैक्सिमम कंडक्टेंस, सॉरी, मिलता है। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस का मतलब रहता है कि वहाँ पे 100% डिसोसिएशन हुई है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अगर 100% डिसोसिएशन हुई तो इसका मतलब वहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी, मोलर कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टेंस एट दैट कंसंट्रेशन, वो होगी बराबर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि हमने इनफाइनाइटली डाइल्यूट किया, 100% डिसोसिएट किया, ठीक है। मैक्सिमम कंडक्टेंस मिल गई, मीन्स 100% कंडक्टेंस, या मैं बोलूँगा इसको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसका मतलब तब ये दोनों बराबर हो जाएंगी। क्लियर? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर हो जाएगा 1 की। 1 मीन्स 100% डिसोसिएशन। क्लियर? तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं आयोनिक मोबाइलिटी क्या रहती है, और मैं ग्रोथ मैकेनिज्म दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोहलराशेस लॉ क्या होता है।